अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। आज इमरान खान साहब से है मुलाकात का दिन और क्या आज के दिन होगा इस पर बात भी करेंगे। और साथ साथ आज की अहम खबर ये कि बहरिया टाउन के मुतादिद जो ऑफिसेज हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आज नीलाम करने का अमल शुरू हो चुका है। और इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें जो हैं बैक एंड पे वो नज़र आ रही हैं। हमाद अज़हर साहब जो हैं वो कागजात नामजदगी जमा करा चुके हैं अपने वालिद साहब की सीट के ऊपर। इससे मुतालिक काफ़ी प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, लेकिन आपको इसकी हकाइक बताते हैं। और फिर मरीम नवाज़ साहिबा ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया है ट्राम का, जो कि पाकिस्तान में लाहौर में कैनाल रोड पे चलेगी। इससे मुतालिक भी बड़े दिलचस्प हकाइक मंजर आम पर आए हैं। तो इन तमाम खबरों से मुतालिक आपको डिटेल्स देंगे इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कुछ पॉलिटिकल खबरें। आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है अडयाला में, लेकिन आपको मालूम है कि अरसा दराज हो चुका है कि जुमेरात के दिन उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जाती। तो इस बात का इम्कान जो है वो अब नहीं है तकरीबन कि इमरान खान साहब की इस दफ़ा भी मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। लोग जाएंगे, खड़े हो के इंतज़ार करके वापस आ जाएंगे, लेकिन मुलाकात उनकी नहीं होगी। अब उनकी मुलाकातों के हवाले से जो अहम एक आप कह लें कि पॉइंट है वो ये कि जो आगे तोशाखाना 2 का ट्रायल है, जिसमें अगली पेशी पर ये वकला की तरफ से काफ़ी ज़्यादा शदीद मुतालबा किया गया कि अगर आपने ओपन ट्रायल ना किया, जिसका मतलब ये है कि उनकी बहनें भी आ सकें, वकला सारे आ सकें, आपके न्यूज़ रिपोर्टर्स आ सके, तो उसके अलावा जो है फिर इस ट्रायल का हिस्सा हम नहीं बनेंगे, इसको हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो देखते हैं कि इसके बाद अब क्या सलमान अकरम राजा साहब की रसाई इमरान खान साहब तक हो पाती है या नहीं, बाकी लोगों की हो पाती है या नहीं। लेकिन अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें मुलाकातों पर आप पाबंदी ही कह सकते हैं कि फ़िलहाल तक लगी हुई है। तो ये जी इमरान खान साहब की तरफ से अपडेट्स हैं। लेकिन दूसरी तरफ पीटीआई में बज़ाहिर लगता है कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस है इस हवाले से कि पीटीआई को ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं। क्योंकि इमरान खान साहब ने तो कल भी जो अपना गुफ्तगू की और जो उनका ट्वीट भी आया उसमें वाज़ेह तौर पर ये कहा कि वो ये समझते हैं कि ज़िमनी इंतखाब में पीटीआई को हिस्सा नहीं लेना। ये वो ज़िमनी इंतखाब जिसमें पीटीआई के लोगों को नाअहल करार दिया जा रहा है, सज़ाएं सुना कर 9 मई के मुकदमात में उनको सज़ा सुनाई जा रही है और उसके बाद बगैर किसी फर्दर ड्यू प्रोसेस को फॉलो किए हुए इलेक्शन कमीशन धड़ाधड़ नाअहलियाँ कर रहा है। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि हमें अपने बंदे लेट डाउन नहीं करने, उनकी जो सज़ाएं हैं उनको जस्टिफाई करके या उनको लीगलाइज नहीं करना, बल्कि हमने इनके ख़िलाफ़ कोई बंदा खड़ा ही नहीं करना। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि हमने उनकी नाअहली को तस्लीम कर लिया है, हमने उनकी सज़ाओं को दुरुस्त मान लिया है। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इसका मतलब ये होगा कि हम पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं इन लोगों का जिन्होंने पीटीआई को ट्रस्ट किया, उनकी खातिर मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ा और जीता। लेकिन जब उनको एक गैर कानूनी तरीके से नाअहल किया जा रहा है तो इमरान खान साहब समझते हैं कि अगर हम उनकी जगह बंदे रिप्लेस करके अपने लोग खड़े कर दें इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वो क्या सोचेंगे कि जी हमने मुश्किल हालात में इलेक्शन लड़ा और आज पार्टी हमारे साथ खड़ी नहीं हो रही। तो इमरान खान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर ये कि इलेक्शन इन लोगों के हलकों में नहीं लड़ना जिनको नाअहल ज़बरदस्ती किया जा रहा है। अब इसके ऊपर पार्टी का एक दूसरा मौक़िफ़ है। पार्टी में बहुत से लोग और वैसे भी बहुत से, यानी आप जर्नलिस्ट भी कह सकते हैं, तज्ज़ियाकार भी, बहुत से हलकों में लोग ये समझते हैं कि बॉयकॉट जो है वो अच्छा ऑप्शन नहीं है। ये बात तो दुरुस्त है कि पीटीआई के साथ एक विक्टिमाइजेशन हो रही है और ये जो सज़ाएं हैं उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क हैं, जो नाअहली हो रही है वो भी मुतनाज़ किस्म की प्रोसेस से हो रही है। लेकिन बात यह कि इस तरह तो फिर ये पूरा जो 8 फरवरी का इलेक्शन था वो भी मुतनाज़ ही था। उसके बाद जो 26वीं तरमीम है वो कौन सा बड़े कोई सही तरीक़ों से हुई है, उसमें भी बहुत सारे कानूनी सवालात अपनी जगह मौजूद हैं। तो जब उन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आप सिस्टम का हिस्सा हैं, फिर भी इसी निज़ाम में चल रहे हैं, तो फिर ऐसे में महज ज़िमनी इलेक्शंस के ऊपर इतना हार्ड स्टांस लेना कि उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करना, उससे नुकसान होगा। एक तो ये कि जो ज़िमनी इलेक्शन है वो आपके लिए एक राब्ते का ज़रिया बन जाते हैं मोबिलाइजेशन का, और चूँकि पीटीआई तो इस वक्त वैसे ही अवामी तौर पर एक तहरीक की फ़ेज़ में है, तो उनका ये ख्याल है कि इससे एक राब्ता मुहिम जारी रहती है, लोगों के साथ गुफ्तगू, मिलना जुलना, जल से जुलूस, ये वो, तो आपकी एक जनरली एक्टिविटी रहती है जिसकी वजह से आपका जो वर्कर है वो चार्ज रहता है।
तो उस लिहाज से भी ये इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा वही बात है कि नंबर्स तो पहले ही आपके वो कम करने पे तुले हुए हैं, तो इस तरह अगर आप बिल्कुल ही उनको खुला मैदान दे देंगे तो वो तो बड़ी आसानी से अपने लोगों को वहाँ पे आपकी सीटों के ऊपर इलेक्ट करवा लेंगे। वैसे तो ज़िमनी इलेक्शन आप लड़ेंगे भी तो वो अपनी सीटों पर अपने लोगों को इलेक्ट करवा ही लेंगे, लेकिन बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा की जो चंद सीटें होंगी कम अज़ कम वहाँ पर तो आप अपने लोग दोबारा से री इलेक्ट कराने की पोजीशन में होंगे। तो कहने का मकसद ये कि वहाँ पे इन लोगों का एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाता है कि नहीं, हमें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए। बाकी जो लोग नाअहल हो रहे हैं उनको भी पता ही है कि किन हालात में और कैसे हो रहे हैं, तो ये अपनी जगह एक राय मौजूद है। लेकिन अब बैरिस्टर गौहर साहब का आज ये कहना है कि इमरान खान साहब से अगर उनकी मुलाकात हो पाई किसी भी दिन किसी भी मौके पे तो वो लाजमी इसके ऊपर बात करेंगे। मेरा अंदाज़ा ये है कि बैरिस्टर गौहर हों या सलमान अकरम राजा हों या बाकी ये लोग जब इमरान खान साहब से मिलेंगे तो उनके सामने ये पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे और फिर देखना होगा कि इमरान खान साहब अपना जो फैसला है इसके ऊपर तब्दील करते हैं या नहीं, क्योंकि ये वो फैसला है जो इमरान खान साहब ने अचानक से किया और हिदायत की सूरत में जारी कर दिया। इसके ऊपर कोई कंसल्टेशन उनकी हो नहीं पाई। इमरान खान साहब आमतौर पर ऐसा करते नहीं हैं, कुछ ना कुछ तो उनकी मुशावरत बहरहाल होती थी अपने मेंबर्स से, लेकिन अब चूंकि बिल्कुल मुलाकातें बंद हैं तो मुशावरत के बगैर ही उन्होंने ये फैसला कर दिया और उसको उन्होंने जारी भी कर दिया। अब देखते हैं कि अगर मुशावरत हो पाई तो उस पर वो नज़र षानी करते हैं फैसले पे या नहीं। अलबत्ता इन्हीं दिनों में हम्माद अजहर साहब ने एक ज़ाहिर है आपको ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए कल के रोज़। ये सीट जो थी ये नाअहली की सीट नहीं थी। इस पर बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे थे कि जी हम्माद अजहर साहब बानी के फैसले के ख़िलाफ़ जाकर जो है वो कागजात जमा करा रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो मामला है वो है नाअहली की सूरत में जो लोगों को फारिग किया जा रहा है, लेकिन हम्माद अजहर का मामला और है। यहाँ पर उनकी वालिद को नाअहल नहीं किया गया था बल्कि उनके वालिद का इंतकाल हो गया जिसकी वजह से ये नशिस्त खाली हुई। तो हम्माद अजहर साहब का केस और है। यहाँ पर उन्होंने पार्टी के फैसले के मुताबिक ही इमरान खान साहब की हिदायत के बाद ही यहाँ पर जो कागजात नामजदगी हैं वो जमा कराए हैं और कल उनके कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं। अप्रूव्ड होते हैं या नहीं, ज़ाहिर अब ये जो शेड्यूल है उसके मुताबिक ही लिस्ट फाइनल होती है, लेकिन यहाँ पर बाकी भी जो उम्मीदवारान हैं उनकी तरफ से कागजात जमा करा दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये केस जो और है इसको किसी और तरह से जो है प्रेजेंट किया जा रहा था। आज मैंने देखा हम्माद अजहर साहब का एक ट्वीट भी आया जिसमें उन्होंने PMLN की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है और ये मेरा ख्याल है उनकी वालिद की वफ़ात के बाद पहला सियासी कमेंट था जो उनकी तरफ से किया गया है। उससे पहले अभी तक या तो उन्होंने वालिद की वफ़ात के हवाले से ही 2-3 ट्वीट्स किए और या फिर जो लोग उनके साथ आते थे वो गुफ्तगू कर रहे होते थे लेकिन वो खामोश ही साथ रहते थे। तो ये उनका पहला पॉलिटिकल ट्वीट था जो उन्होंने PMLN के अगेंस्ट ही किया है। तो इससे पहले बहुत से लोग ये फ़ाय उड़ा रहे थे कि जी वो तो PMLN के साथ शायद कोई उसमें ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं इस तरह की कोई चीज़। तो पहले भी उन्होंने इसको टोटली फेक करार दिया था और उसके बाद अब उन्होंने बाकायदा PMLN के ऊपर तनकीद करते हुए ही लगता है कि इस हल्के में सियासत के हवाले से अपनी कैंपेन का आगाज़ करना शुरू कर दिया है। तो ये जी इस हवाले से खबर। अब आ जाते हैं जी कि जो बहरिया टाउन के हवाले से ख़बर है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जी बहरिया टाउन के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला जिसमें उन्होंने कहा कि इनकी प्रॉपर्टीज़ की नीलामी कर दी जाए। तो इस हवाले से आज बोली लगाने का दिन मुकर्रर था और आज के दिन ख़बर ये आ रही है कि बोलियां लगी हैं मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ की। और सबसे जो दिलचस्प बात सामने आई है वो ये कि बोली लगाने में जो सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले लोग शामिल हैं उनमें सबसे आगे जो साहब थे वो थे जनाब मुसव्विर अब्बासी साहब। और इनका तारुफ ये है कि आज़ाद डिजिटल चैनल जो है जिसको उर्फ़ आम में लोग काला चैनल कहते हैं, ये उसके CEO हैं। और सबको ये मालूम है इस चैनल के हवाले से जो एक फ़िज़ा है, जो राय है वो और जो काफ़ी हद तक शायद हकीकत के करीब तर भी है कि ये जो चैनल है ये इस्टेब्लिशमेंट ही इसकी बैक पर है और इस चैनल को उनकी सपोर्ट हासिल है। उन्हीं के हवाले से जो इस पर आप कह लें कि मुतादिद कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसमें कुछ बहुत अच्छे वैसे क्रेडिबल जर्नलिस्ट भी काम कर रहे हैं और वो अपनी खुल के राय का इजहार भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही कोई एक तरफा पॉलिसी लिए हुए, लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पर ख़बरें हैं वो आपको नज़र आता है कि वो प्रो इस्टेब्लिशमेंट, प्रो हुकूमत नज़र आती हैं और ज़्यादातर जो इसमें लोग काम भी कर रहे हैं वो ज़्यादातर उन्हीं के हामी समझे जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे जो बड़ा इसके ऊपर लोगों का एतराज़ है वो ये कि जी ये
इस्टेब्लिशमेंट का चैनल है, जो एक बड़ा इसके ऊपर एक राय है। और इस के बाद अब मज़े की बात यह है कि ये मुसव्विर अब्बासी साहब जो हैं ये बैरियर टाउन की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदने में दिलचस्पी भी ले रहे हैं और उसके अंदर सबसे बढ़कर बोली भी लगा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो पूरा एक नेक्सस है इसको समझना शायद इतना मुश्किल नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि बैरियर टाउन को बेसिकली उधर से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाया जा रहा है। तो ये तो कुछ इस तरह की जो है वो समझ में आने वाली गेम है। बहरहाल अब देखते हैं इसके ऊपर फर्दर क्या डिटेल्स आती हैं। जो आज उसके बाद खबर आई है नैब की तरफ से, उसके मुताबिक 3 प्रॉपर्टीज़ को सेल कर दिया गया है। पहली जो प्रॉपर्टी है जी इनकी ये बैरियर टाउन का कॉरपोरेट ऑफिस है, वो तकरीबन 87 करोड़ 60 लाख में फ़रोख्त हुआ है। इसी तरह दूसरा ऑफिस 88 करोड़ 15 लाख रुपए में फ़रोख्त हुआ है। इनकी जो रुबैश मार्की है वो तकरीबन 50 करोड़ 83 लाख में नीलाम हुई है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ को आज बाकायदा तौर पर नीलाम कर दिया गया है, जबकि मज़ीद की भी नीलामी का अमल जारी रहेगा। याद रहे कि बैरियर टाउन ने इस फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है। देखते हैं कि उस अपील के ऊपर समाअत होती है तो क्या कोई रिलीफ मिल के ये स्टे वगैरह मिलता है या नहीं। लेकिन फ़िलहाल नज़र ये आ रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और मलिक रियाज साहब इस वक्त बिल्कुल आमने सामने हैं और बहुत से लोगों की कोशिशों के बावजूद भी इनके दरमियान मामला तय नहीं पाए हैं। और इसी वजह से अब बाकायदा जिसको कहते हैं ना कि आप अब एक क्या मुनासिब लफ्ज़ हो सकता है कि यानी आप सही तौर पे पीछे पड़ गए हैं, तो वो वाली सूरत आलम मलिक रियाज साहब के हवाले से हो चुकी है। अगरचे बहुत से जो इस निज़ाम में मलिक रियाज साहब के बेनिफिशरी लोग हैं वो भी मैदान में आए हैं और उनको डिफेंड भी कर रहे हैं स्टिल, और ये भी कह रहे हैं कि जी उनके हवाले से रियासत को नरम गोशा इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं। मुल्की मईशत में उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है। जावेद चौधरी साहब को तो कल मैं सुन रही थी, वो कह रहे थे उन्होंने बड़ा डिलीवर करके दिखाया है। तो अगर आपको अच्छे लगें या बुरे लगें, लेकिन उन्होंने आपकी मुल्की मईशत में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है। और आप उनके साथ इस तरह अगर करेंगे कि उनका कारोबार तबाह बर्बाद कर देंगे, तो फिर उसके बाद कल को कौन इन्वेस्ट करेगा पाकिस्तान में, कौन पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने पैसे यहाँ पे खर्च करेगा। तो आप इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें कि इससे ओवरऑल आपकी मईशत को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो वो ये वाला एंगल भी लेके आए। जबकि दूसरे बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो फिर उनको पकड़ा जाना चाहिए, चाहे वो बड़े आदमी हैं चाहे छोटे आदमी हैं, फिर कानून तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में मसला ये नहीं है कि कोई बड़ा है या कोई छोटा है। हमारे मुल्क में मसला ये है कि जब भी कोई बड़ा आदमी भी इवन अगर इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ले लेता है तो फिर उसके ऊपर मुश्किल टाइम शुरू हो जाता है, और अगर वो उसके साथ बना के चलता है तो फिर उसके साथ मामला नॉर्मलाइज रहते हैं। ये सिर्फ मलिक रियाज साहब की हद तक नहीं है, ये हमने साबिक वज़राए आज़मों के हवाले से भी देखा है कि जब तक उनके साथ मामला ठीक रहें तो आप जितने मर्जी करप्ट हों, आपके जितने मर्जी स्कैंडल्स हों, आपको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जब उधर मामलात ख़राब होते हैं तो फिर आपके ऊपर बहुत से केसेस बन जाते हैं, और फिर आपके चाहे वो सच्चे केसेस ना मिल रहे हो तो झूठे भी बना देते हैं, लेकिन फिर बन जाते हैं। तो सारा मसला जो है वो जहाँ कर वहीं पे रुकता है कि जहाँ पर रियल पावर जो है पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। तो इस वक्त 2 पावरफुल लोगों की ये गेम नज़र आ रही है, जिसमें एक तरफ ज़ाहिर मलिक रियाज साहब भी कोई कम पावरफुल नहीं है और अब उनको टक्कर मिल गई है इस्टेब्लिशमेंट से, तो दोनों जो है वो अब आमने सामने खड़े नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी कि जी इस सारी लड़ाई का एंड क्या होता है। लेकिन आज एक लड़ाई हमने देखी है जी पाकपतन में, जहाँ पर एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है जिसमें पाकपतन में पुलिस ने एक खातून पर बड़ा तशद्दुद किया और बड़े बेईमाना तरीके से उसको थप्पड़ मारे। उसकी वीडियो वायरल हो गई। खबर बाद में ये पता चली कि कुछ ससुरालियों का इशू था उस खातून के साथ और उन्होंने पुलिस को इसमें इन्वॉल्व करके कुछ घर खाली कराने की शायद कोशिश की। अब एग्जैक्टली जो खबर है ज़ाहिर मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आ सकेगी, लेकिन इब्तदाई तौर पर ये कुछ ऐसा मामला लग रहा है। बहरहाल इस वीडियो के वायरल होने पर काफ़ी ज़्यादा लानतान हो रही थी पंजाब पुलिस पर, क्योंकि पंजाब पुलिस अब एक ऐसा जानवर बन चुकी है जो कि हत्थे से उखड़ा बैठा है। अब इनके सामने आपने इनको इतना खुला हाथ दिया, आपने तो उन्हें इसलिए हाथ खुला दिया कि जी मुखालिफिन को कुचलें, लेकिन अब उनको ऐसी आदत पड़ गई है कि अब वो आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं और वो किसी को भी रगड़ देते हैं, क्योंकि अब उनको आदत हो गई है ताकत का बेजा इस्तेमाल करने की। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, पिछले कुछ अरसे में हम बहुत से ऐसे वाक़यात देख रहे हैं जहाँ पे पंजाब पुलिस किसी भी कार्रवाई में
आइन और कानून को एक तरफ रखते हुए अपनी मन मर्जी से लोगों के साथ बिहेव करती नज़र आती है। तो ये बेसिकली आपने अब उनको जो एक बदमाशी और गुंडागर्दी का कल्चर दे दिया है, ये सिर्फ उनका अब मुखालिफिन की फैमिलीज़ तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब ये आम लोग उसकी जो है जद में आना शुरू हो चुके हैं। और ये अफसोसनाक बात है, ये तो इवन मुखालिफिन की हद तक भी नहीं होना चाहिए। किसी इदारे का ये काम ही नहीं है कि वो, कौमी इदारे का काम ही नहीं है कि वो पॉलिटिकल गुंडागर्दी करता फिरे हुकूमत के ईमा पर। और आप यहाँ पर बाकायदा पीटीआई के लोगों को, ना सिर्फ मर्द हजरात को बल्कि आपने ख़वातीन तक को हरासा करवाया है इस पंजाब पुलिस से। लोगों के घर तोड़े हैं, उनके बच्चे डरा दिए हैं आपने इस पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके। तो अब तो एक पंजाब पुलिस को बाकायदा, मेरा ख्याल है जब कभी अल्लाह करे अच्छा वक्त आए, ये सब कुछ निज़ाम तबाह बर्बाद हो, तो उसके बाद तो फिर आपको नए सिरे से, मेरा ख्याल है, पंजाब पुलिस खड़ा करने की ज़रूरत है और इसकी नए सिरे से ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जिस तरह के ये लोग अब हो चुके हैं, इनको मेरा ख्याल है ठीक करना तो मुश्किल है। अब तो नए सिरे से ही आपको कुछ इसके ऊपर जो है वो काम करना पड़ेगा। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद कुछ कार्रवाई ज़रूर हुई और एएसआई जिसने ये तशद्दुद किया था उसको गिरफ़्तार कर लिया गया। सलाखों के पीछे से उसकी एक तस्वीर भी जारी कर दी गई है। अब ये बस दिखावे की कार्रवाई है कि चलो भाई ठीक है, ज़रा सोशल मीडिया पे शोर बहुत आ गया है तो ज़रा पकड़ के डाल दो, वाह वाह करवा के बाद में छोड़ छाड़ देंगे, या ये कोई सच में किसी मंतकी अंजाम तक मामला पहुंचेगा, ये तो अब वक्त बताएगा। लेकिन ज़्यादातर आमतौर पर ऐसे केसेस में यही देखा जाता है कि कुछ दिनों के लिए एहलकार को मुअत्तल किया, मामला ठंडा पड़ गया तो उसके बाद फिर सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी जाएँ। तो ये बस इसी किस्म का हमारा अब कल्चर बन चुका है। आखिर में जी आपको बता दें कि मरीम नवाज साहिबा ने कल जी एक जो ट्राम है, इलेक्ट्रिक ट्राम, उसकी इफ्तिताही सेशन जो है उसमें बल्कि विज़िट भी किया उसमें बैठकर, और बड़ा वो वीडियो भी काफ़ी वायरल इसलिए हो रही थी क्योंकि वो उसमें हाथ हिला रही हैं और आगे दरख्त है, कोई उसमें खड़ा नहीं हुआ नज़र आ रहा, कोई आम लोग जिसको आप हाथ हिला रही हो। तो बहरहाल जी वो इफ्तिताह उन्होंने किया है। उसके ऊपर बड़ा क्रेडिट ले रहे थे बहुत से पीएमएलएन के लोग, जी देखिए बड़ी तरक्की हो रही है। अव्वल तो मैं इस बात के हक़ में नहीं हूँ कि जब आपके मुल्क में बुनियादी चीज़ें नायाब हों और लोग मुश्किलात का शिकार हों, मईशत के हवाले से 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हों, ऐसे में आप ऐसे प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वो भी कर्ज़े पकड़ पकड़ के बाहर के मुल्कों से, कि जहाँ पर आपको मज़ीद उसके अंदर ख़र्च भी करना पड़ा है, उससे कोई बुनियादी लोगों की जो ज़रूरियात है उसके हवाले से मुश्किलात रहें, तो उसके ऊपर ज़ाहिर है सवाल उठते हैं कि यानी अगर आप एक सोचिए ना, आप एक घर में हैं और अगर घर का जो आप कह लें कि रेनोवेशन ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपके घर में दवाई नहीं है तो आप पहले दवाई लेके आएंगे या पहले उसकी रेनोवेशन कराएंगे? तो आपका फोकस होगा कि पहले मैं दवाई लेके आऊँ, पहले मेरे बच्चों का पेट भरा हो, पहले मेरे बच्चे स्कूल जाने वाले हों। तो कुछ बुनियादी चीज़ें आप करेंगे, फिर आपका दिल चाहेगा कि हाँ भैया मैं ज़रा रेनोवेशन, रंग रोगन भी करा लूँ अगर आपके पास पैसे बचे। लेकिन यहाँ पर हमें ये लगता है कि बुनियादी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर अभी फोकस नहीं है। लोग खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, महंगी बिजली है, महंगी पेट्रोल है, हर चीज़ है, लेकिन आप उनको जो है वो शो शपटे के प्रोजेक्ट्स लगा कर दिखाते हैं कि जनाब देखें बड़ी तरक्की हो रही है। तो ये एक तो मेरा इसके ऊपर भी अभी सवाल है कि क्या वाकई इसकी महंगे प्रोजेक्ट्स लगाने की कुछ ज़रूरत है। और अगर हम फॉर द टाइम बिंग ये मान भी लेंगे जी, चूँकि हमारे मुल्कों में ये तो कर्ज़े लेकर चलाना मईशत, ये तो एक जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उसमें होता ही है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बड़े शहरों में सहूलियात ना दें। ज़ाहिर है ट्रांसपोर्ट के इशूज़ तो होते हैं और अच्छी बात है कि बेहतर और सस्ती ट्रांसपोर्ट मिले शहरियों को। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचें तो इसमें एक पॉजिटिव बात लगती भी है कि चलो भाई अच्छी चीज़ जो है वो एक ट्रांसपोर्ट सवारी मिल जाए। लेकिन उसमें भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि ये ताने तो बहुत पीटीआई को मारते हैं, लेकिन आज उसके बारे में हकीकत ये पता चली है कि ये भी प्रोजेक्ट बेसिकली उस्मान बुज़दार साहब के दौर में आइडियलाइज़ हुआ था और इसको वहाँ पे फाइनलाइज भी इवन किया गया था। तो ये आइडिया जो था ये उस वक्त के दौर का है। बल्कि मैं अभी देख रही थी कटिंग इसमें न्यूज़पेपर की, तो जनवरी 2022 का ये एक हेडलाइन मुझे नज़र आ रहा है जिसमें ये लिखा हुआ है कि जी उस्मान बुज़दार साहब ने इलेक्ट्रिक ट्राम चलाने की जो पॉलिसी है उसके ऊपर गौर भी किया, अगले इजलास में मंजूरी दी जाएगी, इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बन गई है जिसका जायज़ा लिया जाएगा वगैरह वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें उस वक्त जो थी वो ज़ेर गौर थी। लेकिन ठीक 3 महीने के बाद आपको पता है इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ही ख़त्म कर दी गई थी और उसके बाद फिर ऑनवर्ड्स जिस तरह से चीज़ें हुई वो सारी आपके सामने है हकीकत। तो फिर ये मामला जो है वो आगे चल नहीं सकेगा, चला था। तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने एक दफ़ा कुछ अर्सा पहले इंटरव्यू में ये बात कही थी
कि उस्मान बुज़दार साहब को तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मरीम नवाज़ साहिबा का कि उनके बहुत से प्रोजेक्ट्स मरीम नवाज़ साहिबा ने आगे बढ़ाए और उसकी इतनी तशहीर की कि लोगों को पता चला कि अच्छा ये प्रोजेक्ट भी है, ये प्रोजेक्ट। हालांकि वो बेसिकली वो आइडियाज़ जो थे वो बहुत सारे उस्मान बुज़दार साहब के दौर के थे, तो उन्होंने इतनी तशहीर नहीं की थी, इतना शोर नहीं मचाया था, तो बहुत सी चीज़ें जो थी वो हाईलाइट ही नहीं हुई थी। लेकिन इवेंचुअली ये पता चला कि ये जो मंसूबा है इसके ऊपर भी बेसिकली शुरू में जो आइडिया था, जो बेसिक काम हुआ था बुनियादी, वो उनके दौर में हुआ था और फिर बाद में अब मरीम नवाज़ साहिबा ने इसको आगे बढ़ाया। तो ये भी कहानी जो है वो काफ़ी दिलचस्प है कि इसके पीछे भी उस्मान बुज़दार की तख्ती वैसे बेसिकली होनी चाहिए, लेकिन चलिए बहरहाल चलाई तो अब मरीम नवाज़ साहब के दौर में ही है, चली है, तो उस वजह से अब क्रेडिट जो है वो मरीम नवाज़ ले रही हैं। लेकिन जितना ये लोग उस्मान बुज़दार को डिग्रेड करते थे और उनको जितना अंडर एस्टिमेट सब लोग करते थे, उनको बहुत बुरा भला कहा जाता था, बड़ी तनकीद उनके ऊपर हुई मीडिया में, लेकिन देखा जाए तो बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स जो थे वो बड़े बेहतर प्रोजेक्ट्स थे जिनको बाद में इस हुकूमत ने अपनी तख्तियाँ लगाई या फिर उनको आगे बढ़ाया या वहाँ से आइडिया लिया और उसके ऊपर काम शुरू किया। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके दौर में हुई। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।